नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से दोबारा राजशास्त्र के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो में भेजा था, शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, ध्यान दिए होंगे, सुने होंगे, अनुसरण किए होंगे और उसको जीवन में अपनाने का काम करेंगे या कोशिश करेंगे। बच्चों, कक्षा 10वीं, इसका सुविचार है जल ही जीवन है। पानी जो होता है मानव के जीवन का बड़ा उपयोगी होता है, तो पानी की रक्षा करना, उसके महत्व को जानना ये हमारा कर्तव्य होता है, जो कि भारत सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाओं को चलाकर पानी का संरक्षण, पानी बचाने के उपाय और सारी बातों को बताया गया है। तो बच्चों, इसका पाठ है जो हमारा, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं या जानने जा रहे हैं, वह है चुनाव प्रक्रिया। इसके पहले हमने सभी आप लोगों को बातों को बताया था, मतदाता सूची या और चुनाव आयोग के या निर्वाचन आयोग के कौन कौन से काम हुआ करते हैं, वह कैसे कैसे कामों को करके चुनाव को सफल बनाने का काम करता है। और इसी तरह से हम लोग अगली हेडिंग इसमें आइए जानते हैं कि इस वीडियो में अगली हेडिंग क्या है। बच्चों, अगली हेडिंग है आपकी निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना। जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसकी फिर से बनावट करना, रचना करना। ऐसा नहीं है कि मनमानी रचना कर दो, उसके लिए चुनाव आयोग की शर्तें होती हैं। इतना क्षेत्रफल होगा, इतने मतलब वोटर होंगे, मतदाता होंगे, तो ही क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, या क्षेत्र को मतदाता कम होने पे क्षेत्र को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी कितनी तेज़ भारत देश में बढ़ रही है, इस बात को आप लोग जानते ही हैं। अक्सर मतदाताओं की संख्या बढ़ती है तो मतदाता सूची में नाम ज़्यादा हो जाता है, तो पुनर्रचना क्या होती है, बढ़ ही जाती है। आगे देखिए, लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने का कार्य चुनाव आयोग की अनुमति समिति द्वारा किया जाता है। बच्चों, लोकसभा क्या होता है? लोकसभा का जो सांसद होता है उसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है, तो वह उसका क्षेत्रफल जो होता है बहुत बड़ा होता है, विस्तारित होता है। अभी आप ग्राम पंचायत देखेंगे तो 1200 वोट पर वह एरिया, एक प्रत्याशी, एक कार्य करने वाला व्यक्ति को चुना जाता है। लेकिन लोकसभा का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? बड़ा होता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तरह का कार्य, कौन सा, कितने मतदाता होने चाहिए, कितने वहाँ वोटर होने चाहिए, या क्या एरिया होने चाहिए, क्या साधन सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सभी काम चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचन आयोग किया करता है। और सही ढंग से, सही रूप से करने का काम, करने की प्रक्रिया बराबर होती रहती है या बराबर चलती रहती है। तो बच्चों, इसी क्रम में आइए हम लोग आगे का पाठ जानते हैं। अगला है चुनाव प्रक्रिया, मतलब चुनाव करने की प्रक्रिया क्या होती है। पहला है निर्वाचन क्षेत्रों की निर्मिति। निर्वाचन जो क्षेत्र होता है, जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं उसको बनाना, कि यह सीमा को निश्चित करना कि इतने अंदर तक ये सभी लोग होंगे या इतने अंदर तक ये लोग होंगे, ऐसे ये वोट यहाँ दिया जाएगा, वो वोट वहाँ दिया जाएगा। ये सभी काम करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। वहाँ से एक प्रत्याशी होंगे, ये वहाँ से दूसरे प्रत्याशी बदल जाएंगे। ये क्षेत्र निश्चित करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अगला है आपका मतदाता सूचियों की निश्चिति। जो मतदान करने वाले लोग होते हैं उनको सूची बनाना, उनको क्या करना? उनकी सूची बनाना और निश्चित करना कि ये सभी लोग इसमें वोट देने का काम करेंगे। बराबर बच्चों। अगला है प्रत्याशियों से नामांकन पत्र भरवाना और उसकी छानबीन करना।
प्रत्याशी जो होता है, चाहे वह किसी दल का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे निर्दल हो, चाहे बिना किसी पार्टी का हो, उससे नामांकन पत्र भरवाना, सही गलत का निरीक्षण करना और उसकी छानबीन करना, उसके बारे में उसके जो भी द्वारा भरे गए जो फोटो लगाए गए हैं या जो एड्रेस पता लिखा गया है या किस स्थान से चुनाव लड़ रहा है या और जितनी भी चीज़ें हुआ करती हैं उसको छानबीन करना, बराबर। उसके लिए तमाम होते हैं, वह अपनी आय का ब्यौरा देता है, आमदनी का ब्यौरा देता है, कितनी उसको चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, ये सभी कामों को करता है। अगला आता है आपका बच्चों चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार करते समय इस बात का ध्यान देना है कि गलत नियमों का पालन न करें, निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। लोग क्या करते हैं कि अपने पद को प्राप्त करने के लिए नियम का उल्लंघन करने लगते हैं। नियम का उल्लंघन करने का मतलब कि सभी पैसा या सामानों का प्रलोभन देने लगते हैं जनता का आकर्षण बढ़ाने के लिए। तो यह चुनाव प्रक्रिया, ऐसा कार्य करना निर्वाचन आयोग के नियमों द्वारा यह गलत माना जाता है, बराबर। अगला आपका आता है प्रत्यक्ष मतदान। आप प्रत्यक्ष रूप से सामने से जाके मतदान कर सकते हैं। हमारे भारत देश में कौन सी पद्धति है? गुप्त मतदान पद्धति है। आप अपने वोट को, अभी वोट जहाँ मतदान कक्ष में अगर आप जाएंगे तो जहाँ चाहे वह मशीन के माध्यम से चाहे बैलेट पेपर के माध्यम से जब मतदान हुआ करता था तो उसको गोपनीय या गुप्त रखा जाता था। तो ऐसी मतदान, प्रत्यक्ष मतदान करने की प्रक्रिया सामने से जाकर मतदान कर सकते हैं। और इसके लिए साधन सुविधाएं, चाहे वह दिव्यांग है, चाहे वह आँख से नहीं दिखाई देता है, सारी सुविधाएं हुआ करती है। दिव्यांगों को अंदर तक उनके जाने के लिए बिछाए जाते हैं रेलिंग वगैरह, और जो नेत्रहीन मतलब आँखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए बक्सा वगैरह दिया जाता है और लिखे हुए अक्षरों का दिया जाता है ताकि वह अपने उंगलियों से, हाथों से टटोल कर, छू कर इस बात का पता लगा लेते हैं कि कौन कहाँ से किसको मतदान देना है, बराबर बच्चों। अगला आपका आता है मतगणना। मत माने विचार, गणना माने गिनती। मत माने वोट, गणना माने वोटों की गिनती। बच्चों जब वोट पड़ जाता है तो उसकी मत पेटियां एक कमरे में डिस्ट्रिक्ट या डीएम या जिलाधिकारी के अंडर में आकर उसको क्या करते हैं, उसको रखा जाता है और रख कर उसको एक तिथि निश्चित की जाती है। उस तिथि को मतगणना होती है। पहले तो मतगणना जब होती थी मत पेटी का उपयोग किया जाता था, उसमें बैलेट पेपर हुआ करता था, तो 24-24 घंटे, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। अगर लोकसभा का चुनाव है तो उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता था, कई लाख में वोट हुआ करते थे। तो ऐसे स्थिति में उस समय क्या हुआ करता था, तो समय ज़्यादा जाता था और बैलेट पेपर से तमाम वृक्षों की कटाई, तमाम कागजों का आदान प्रदान होता था, इससे समस्या होती थी। लेकिन तकनीकी बदली, डिजिटल इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अभी मतदान करने के लिए मत पेटी का पलायन हो गया, अभी एक पेटी हो गई, ईवीएम वगैरह हो गए, जो कि लेके जाइए और मतदान कराइए, और छोटी सी पेटी 2 मिनट में गणना तकनीकी के माध्यम से शीघ्र ही हो जाती है। तो बच्चों अगला हेडिंग है आपका चुनाव परिणाम। तमाम प्रत्याशी होते हैं, जैसा कि हमने बताया, चाहे वह किसी भी दल का हो, तमाम दल हैं, चाहे वह प्रादेशिक हो चाहे राष्ट्रीय हो। तो ऐसे समय पे मतगणना होने के बाद जो प्रत्याशी होता है जीता हुआ, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो लोग नहीं जीत पाते हैं उनको सुझाव दिया जाता है कि जनता के बीच में अच्छा सहयोग, अच्छा योगदान दीजिए, आने वाले समय में आप भी विजेता हो सकते हैं।
तो और ऐसा है कि जो पदों पे पहुंच जाता है तो उसको जान का खतरा भी समझ में आता है, तो निर्वाचन आयोग उसके लिए उसके सिक्योरिटी भी प्रदान करती है। ऐसे समय में उसको जनता के बीच में जाकर परिणाम को प्राप्त करके जनता के बीच में अपने अच्छे कार्यों का योगदान करना होता है। तो अगला बच्चों आप लोगों का है, चुनाव से संबंधित विवादों का निराकरण यह निर्वाचन आयोग ही करता है। बात को ध्यान रखिए कि सबसे लास्ट में विवादों को हल करने के लिए निर्वाचन आयोग काम जारी करता है, चालू करता है। तो तमाम विवाद पहले से ही होते चले आते हैं, तो उसको सही ढंग से लागू करने के लिए, फॉलो करने के लिए, उनको नियम की सारी बातों को बताने के लिए और भी दंड भी उनको दिया जाता है। तमाम पैसे बांटने का विवाद हो जाता है, मतदान गलत सही या अपने सुझाव या जितनी भी समस्याएं लोगों को हुआ करती हैं वो सारी बातों को बताया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम सभी लोगों ने इस जो बातों को जाना। आगे आइए हम सभी लोग जानते हैं आगे क्या है, आचार संहिता किसे कहते हैं। बच्चों आचार संहिता एक तरह का नियम है, एक तरह का कायदा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों को कार्यान्वयन किया जाता है उनमें आचार संहिता का समावेश किया जाता है और इसमें सरकार के नियमों को भंग नहीं कर सकती है। बराबर बच्चों हमारे देश में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक नियम बनाया जाता है जिसका नाम क्या देते हैं, आचार संहिता। उस समय कोई कार्य काम धाम विवाद संबंधी या किसी तरह का प्रक्रिया का जो है लेखा जोखा नहीं चलता है। ये किस लिए ऐसा होता है कि जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पे सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह सही ढंग से चलती रहे, चुनाव में किसी तरह का बाधा न पहुँचे। ऐसा आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ चैनल पे सुनते होंगे, लोगों के मुखों से सुनते होंगे या समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते होंगे कि आचार संहिता निर्वाचन आयोग ने लागू किया। आचार संहिता लागू होने से सारी कार्य वाद विवाद तरह तरह की बातों पे लगाम या रुकावट रखने के लिए यह कायदा बनाया जाता है या इस कायदे को लागू किया जाता है। तो बच्चों आगे आइए, अगला है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियाँ। निष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव कराने के समय में क्या क्या समस्याएं होती हैं उसको हम लोग जानेंगे। चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध से लेन देन होता है, उसे रोकना। बच्चों जैसा कि हमने बताया चुनाव के समय पैसों का लेन देन होता है, लोग जनता को आकर्षित करने के लिए पैसे का प्रलोभन दिया करते हैं, लेकिन ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। पैसों का प्रलोभन देते हैं, सामानों का प्रलोभन देते हैं, हाँ प्रलोभन दिया जा सकता है। प्रलोभन देने का मतलब इस बात को आप कह सकते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, अगर आप लोग हमको चुनेंगे तो हम ऐसे ऐसे कार्यों को करेंगे, विद्यालय बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, महाविद्यालय बनवाएंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, आवागमन के साधन की, ये सारी बातों को हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन पैसों का आदान प्रदान लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों आप लोगों का अगला हेडिंग है, कुछ प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के जो हुआ करते हैं, अपराध, कोई किसी की हत्या कर देता है, किसी के ऊपर चोरी के मामले होते हैं, किसी के ऊपर साजिश के मामले होते हैं, किसी के तरह तरह के मामलों के होने वाले लोगों के लिए क्या करना, रोक लगा देना चाहिए, उनको जो है टिकट न मिले। बराबर बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिए। अगला आपका टॉपिक है चुनाव के समय होने वालों हिंसा में एक बड़ी चुनौती है। राजनीति में रिश्तेदारों को उम्मीदवारी देने की कोशिश की जाती है और इससे एकाधिकार निर्माण होता है। चुनाव के समय हिंसा होती है बच्चों, मारपीट, लड़ाई झगड़े
साथ में इसमें तमाम तरह की बातें हैं। ऐसे बातों को रोकने का काम हम सभी लोगों को करना चाहिए। और एक दूसरी बात और एक चुनौती है बच्चों। चुनौती क्या है? जैसे जो दल का निर्माण कर लिया है और उसके प्रत्याशी चुनकर आने लगते हैं, तो वह अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी विशेष करके प्रत्याशी बना देता है। इससे क्या होता है? एकीकरण हो जाता है, एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ हो जाता है। तो जो सबके विचारों से होकर चलने वाली प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होने लगती है। तो बच्चों, इसी क्रम में जानते हुए आगे हम लोग जानेंगे चुनावी सुधार। राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। अगला है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक दल में प्रत्याशी न बनाएं। चुनाव के समय धन का दुरुपयोग को रोका जाए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। बच्चों, आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। महिलाएं कम संख्या में होती हैं, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको भी रोकना चाहिए और ऐसा कार्य न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग इस कार्य को करता है। पैसों का आदान प्रदान, इस तरह की प्रक्रिया न हो। कोई मतलब पैसा बांट के वोट को लेने का, अपने तरफ जनता को आकर्षण बढ़ाने का काम न करे। ऐसे कार्यों को होना चाहिए। अगला है बच्चों आप लोगों का जो हेडिंग है, मतपेटी से ईवीएम तक की यात्रा। बच्चों, हमारा भारत देश में लोकसभा का भारत देश में सबसे पहला चुनाव 1951 और 52 में आरंभ हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद ही हुआ। उसके पहले अंग्रेजों की तानाशाही थी, अंग्रेजों की तंत्र व्यवस्था थी। जो मन में आता था वो किया करते थे, जैसे आता था वैसे किया करते थे। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय, जैसा कि हमने बताया कि इसके सुकुमार सेन जो थे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 1921 से लगभग काम करते चले आ रहे थे। अंग्रेजों ने ही उनको नियुक्त किया था। उन्होंने इस कार्य की बागडोर को संभाला। और इसमें पहले मत पेटी हुआ करती थी। मत पेटी का मतलब होता है कि उसमें वोट को डालना। एक समय तो ऐसा था कि चुनाव चिन्ह नहीं, जो दलों की पेटियां रख दी जाती थी, उसमें अपना नाम लिख लिख के डाल दिया करते थे। ऐसे भी चुनाव हमारे देश में हुआ है। लेकिन मत पेटी से लेके ईवीएम तक की आज यात्रा को देखते हैं। तो आज बटन को दबाते हैं आप, मशीन पी से आवाज़ कर देती है और आपका वोट पड़ जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों ईवीएम की चुनावी यात्रा को एक बार फिर जानेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव सन 1951-52 ईस्वी में संपन्न हुआ। इस कालावधि में चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभिक कई चुनावों में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। 10 के दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग में लाई जाने वाली मतदान में यंत्र के उपयोग से कई चीज़ें साध्य हो गई। ईवीएम मशीन पर दर्शाए गए प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं देना है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा बटन होती है, का विकल्प मतदाताओं के लिए संभव हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान करना आसान हुआ है। वृक्ष कटाई पर भी प्रतिबंध लगा है। साथ ही चुनावी परिणाम जल्द ही आने लगे हैं। इसी क्रम में बच्चों, अभी मत पेटी से ईवीएम तक की यात्रा हम सभी लोग अभी चित्रों के माध्यम से देखेंगे। आइए चित्र के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिए, ये मत पेटी है, ये ईवीएम है। ये देखिए, इसमें चुनाव के चिन्ह हुआ करते हैं और इसी पे बटन को आप दबाएंगे। यहाँ से कंट्रोल, एक यूनिट कंट्रोल है, बराबर। और यूनिट कंट्रोल को जब चालू देता है तो ही यहाँ आपका मत पड़ता है। और ये जब तक फिर दोबारा नहीं चालू होगा तब तक इसमें मत आपको वोट देने का कोई मतलब नहीं है, बराबर। एक कंट्रोल यूनिट होता है, ये इसको भी कंट्रोल करता है
अब एक आया वीवीपैट, जिस पे आपका छपी हुई पर्ची निकलती है, उस पे आपने किसको वोट दिया, आपका वोट कहाँ गया, यह जो है प्रक्रिया को निश्चित करता है। इसी समय कुछ लोगों को, जनता के बीच में लोगों को मतभेद पैदा हो गया था कि हम वोट किसी को देते हैं, हमारा वोट दूसरे को चला जाता है, तो ईवीएम या यूनिट कंट्रोल जो है इसमें कोई समस्या है। तो निर्वाचन आयोग ने इस समस्या का समाधान खोजा। इस समाधान में उन्होंने क्या किया, वीवीपैट नामक एक मशीन को जारी किया। तो इस क्रम में बच्चों देखिए, हमारे स्वतंत्र भारत में जो है 1951-52 में जो है संपन्न हुआ था। उस समय 1951-52 में ऐसे मतपेटी की शुरुआत हुई। मतपेटी से धीरे धीरे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई और इसमें आपको जिसको वोट देना है आसानी से यहाँ कंट्रोल यूनिट से पहले जाता है, इसमें वीवीपैट से आता है इसमें पैड में। यहाँ आप जिस बटन को दबाएंगे जिसको वोट, वहाँ यहाँ आके आपकी वोट काउंटिंग हो जाएगी। इसमें से पी की आवाज़ आती है बराबर, और ऊपर हरे कलर की बटन होती है, वो बटन जल गई और पी की आवाज़ आ गई, तो समझ लीजिए आपका वोट क्या हो गया, पड़ गया। तो बच्चों इस तरह से आपको मतलब मान लीजिए 6 प्रत्याशी हैं, 6 आपको पसंद नहीं है, तो 6 में से आप ऊपर एक नोटा बटन होती है जिसको नोटा बोलते हैं, वह वोट आपका टोटल में काउंट होता है। मानिए 500 वोट पड़ा है तो 501 हो जाएगा, लेकिन यह किसी के वोट में काउंट नहीं होगा, टोटल में काउंट होता है और कि आपने वोट दिया, लेकिन इसमें किसी को वोट जाता नहीं है। तो इस क्रम में बच्चों आज हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ने से आज वृक्षों की कटाई या और तमाम तरह की जितनी भी समस्याएं हैं वह हल होती गई। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान मतदान कराने के लिए लोगों को बूथ पे या पोलिंग पे जाना पड़ता था, तो इसके नाते अब ये समस्या हो जाने से हल्का हो गया, आसान हो गया और गिनती करने में भी कोई समस्या नहीं होती है। तो बच्चों ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने ये सारी बातों को सुना और जाना। हमारे ख्याल से आप लोगों को ये जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं। आज का बच्चा कल का नागरिक। आज आप भी वोटर नहीं हैं, आप में से किसी को कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई लोकसभा का सदस्य बन सकता है, कोई सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान बन, तरह तरह की बातें आप लोगों को सामने आएंगी और शायद आप लोग इसका सही मायने में उपयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। और इसी क्रम में बताते हुए आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।